This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः आषाढकृष्णतृतीया अथवा चतुर्थी दिनांक 8 जून 2000 जुलाई 8 जुलाई 2020 चरक सूत्रस्थान अध्याय 25 अग्र संग्रह क्षीरगताभ्यासो रसायनानाम् शंखं चक्रं जलौघान् ददतमृतघटं चारुदौर्विष्णुभिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूरिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्रेच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। क्षीरघृताभ्यासो रसायनानाम् एतद्विषये मया उक्तं यत् कैन्सररोगेषु कैन्सररोगेषु एतस्य प्रयोगः अहं करोमि इति एवञ्च सार्ध एकम् अथवा 2 लीटर् पर्यन्तं यदि दुग्धप्राशनं भविष्यति चेत् तर्हि तत्र सुष्ठु उपयोगः भवति, रुग्णः जीवति इति मम बहुषु रुग्णेषु अनुभवः। समकृतसक्तु वृष्योदावर्तहराणां तैलगण्डुषाभ्यासो दन्तबलरुचिकराणां चन्दनं दुर्गन्धहर दाहनिर्वापणलेपनानां रास्नागुरूणि शीतापनयन प्रलेपनानां। तर्हि रास्ना और अगुरु ये दोनों शीत अपनयन प्रलेपन इसमें श्रेष्ठ इस प्रकार से है। तो इसमें केरला में रासनादी चूर्ण का प्रयोग किया जाता है उद्घर्षण के लिए या लेपन इसके लिए भी कल्क बना के उसका लेपन करते हैं। तो शीतापनयन यदि शैत्य विशेषतः शाखाओं में हो, पांव ठंडे पड़ गए हो तो इसमें रासना और अगरू, वैसे अगरू इसके लिए काफी प्रख्यात है, लेकिन रासना का भी यहाँ पे एक अहम रोल इस प्रकार का रहेगा। तो इसमें ये उपयोग मिला सकते हैं। लामज्जको क्षीरम दाहत्वग्दोष स्वेदापनयन प्रलेपनानां। लामज्जक और उशीर, लामज्जक के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। उशीर तो वालक वाड़ा, खस ये है। दाहत्वग्दोष स्वेदापनयन प्रलेपनानां, इन सभी में दाहत्वग्दोष स्वेदापनयन, स्वेद कम करना और प्रलेपन, इसके लिए प्रलेपन में श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो ज्यादातर उद्वर्तन में इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो स्वेदापनयन ये कार्य भली भांति इस प्रकार का होगा और हमें खुद उपटन बनाना है। लज्जालु इज लामज्जक, नहीं मुझे नहीं लगता है, अभी तो कोई दूसरा होगा, किसी को मालूम है तो बता दे।
तो उपटन हम घर पे भी बना सकते हैं। और मसूर वर्ण्या परम प्रलय प्रलय पाद्य मसूरा ग्राहीणो वृषम। तो प्रलय पाद्य वर्ण्या परम, इस प्रकार के मसूर के बारे में बताया गया है और वो श्लक्ष्ण है काफी। तो वो बेस लेके बाकी चंदन, उशीर, मुस्ता, त्रिफला, प्रियंगु, इस प्रकार का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सुगंधि भी बन जाता है चंदन, उशीर वगैरह के कारण। और स्वेदापनयन ये भी कार्य अच्छा होता है। तो उसके बारे में ये ठीक रहेगा, हम खुद बनाएंगे और खुद प्रयोग करेंगे उसका, और फिर बाकी लोगों को भी कहने करने के लिए कहेंगे, वो बेहतर इस प्रकार का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने ये नैसर्गिक स्वदेशी और नैसर्गिक निसर्ग संवर्धक, इसमें साबुन के बजाय इस प्रकार से उद्वर्तन से नहाना, ये मैंने जिक्र किया था। तो कम से कम हम वैद्यों में इसका प्रचलन शुरू हो जाए तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का। कुष्ठम वातहर अभ्यंग उपनाह उपयोगी नाम उशीरस है। प्रियंगो जल्दी खराब होता है। ओके, होता है। तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर जल्दी खराब होता है तो ज्यादा दिन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जामुन लामच का अगर उशीर का भेद ही है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। उशीर काला वाला करके बताया गया है, लेकिन कभी इस्तेमाल में आया नहीं है। तो कुष्ठ जो है, कुष्ठ को इंजन वातहर अभ्यंग उपनाह हो गई। वातहर अभ्यंग और उपनाह, तो उपनाह के लिए ज्यादातर प्रयोग नहीं किया है। और वातहरण के हिसाब से भी ज्यादा प्रयोग नहीं किया है। ये कोष्ठ वातहर चूर्ण वगैरह जो है इसमें शायद मेरे ख्याल में कुष्ठ है वातहर इस प्रकार से। मधुकम चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य वर्ण्य विरजनीय रोपणीय। तो ये अग्र संग्रह है फिर से इस मधुक के बारे में, यष्टि मधुक में। वैसे वो 13 गणों में है लेकिन इसमें अग्र्य है, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी कि चक्षुष्य वृष्य केश्य कंठ्य वर्ण्य विरजनीय और रोपणीय, तो काफी वाइड है। केश्य भी है जो हम केश्य तेल बनाएंगे। अभ्यंग means we have to use in the form of taila for kushta ये तो सही है। वातहर है अभ्यंग, तो तैल बना के उसका प्रयोग करना है, उपयोग करना है। वर्णीय के हिसाब में मधु का इस्तेमाल किया जाता है, विरजनीय और रोपणीय। विरजनीय, पुरुष विरजनीय, मूत्र विरजनीय, इस प्रकार के आए हैं। लेकिन किसी का भी रंग अगर कम करना है तो यष्टि मधु काम में आएगा, ऐसा थोड़ा उसका मतलब रहेगा। और रोपणीय भी है, तो ये शायद ध्यान में रखे। इन सभी अवस्थाओं की अगर आवश्यकता है तो उसमें मधु का एक अहम दवा इस प्रकार से रहेगी। वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, प्राण संज्ञा जिसके जरिए प्रदान की जाती है उन कारणों में वायु सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, तो जीवन जो है वो वायु के ऊपर ही निर्भर है।
और अभी तभी हम उसको जीवित कह सकते हैं यदि प्राण वायु उसमें है। अग्नि आम स्तंभ शीत शूल उद्वेपन प्रशमनानाम्। आम बाकी जो है स्तंभ शीत शूल और उद्वेपन, इसमें शायद अग्नि कर्म कर सकते हैं, लेकिन इस समय में स्तंभ शीत शूल और उद्वेपन इसमें अग्नि कर्म कर सकते हैं, लेकिन आम में अग्नि कर्म इस प्रकार का अग्नि का उपयोग थोड़ा सोचना पड़ेगा। लामज्जकम सुनालम स्यात् अमृणालम लवम लघु इष्टका पथिकम सेव्यम नलदन चावदातकम। इष्टका पथकम सेव्यम नदनं चावदातकं लामज्जकं इवं तिक्तं लघुदोषत्रयास्त्रजित् त्वगामयस्वेदकुरुच्र दाहपित्तास्त्ररोगनुत् स्मालम लवम लघु। तो ये अमृणाल है, कमल नहीं है, ऐसा थोड़ा सा बताया गया है। सुनालम, लेकिन उसको एक दंत है। लवम लघु एक बार थोड़ा अगर पिक्चर है तो दिखा दे, बेटर ऑप्शन है। जाठराग सोच सकते हैं जाठराग के बारे में। मैं सोच रहा था बाह्य अग्नि से आम का पचन हो सकता है क्या? वैसे चित्रको नल नामाक्षर, ये चित्र को अग्नि संज्ञा दी गई है, और चित्रक इन सभी में उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अग्नि कर्म का अग्नि स्वेद दोनों हो सकते हैं। स्वेदन तो, लेकिन अग्नि का स्वेदन करेंगे, अग्नि कर्म करेंगे, आम उससे दूर हो जाता है। वैसे उरु स्तंभ में पंचकर्म का निषेध है, वहां अग्निकर्म कर सकते हैं क्या, थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर स्तंभ ज्यादा है, और जल प्रतरण रूप व्यायाम जो बताया गया है वो अग्निवर्धक स्थानिक इस प्रकार का है। तो ये थोड़ा सा देखेंगे। जलम स्तंभनीयानाम, सो पानी जो है वो स्तंभनीय करने में श्रेष्ठ है। वी यूज वालुका स्वेद इन आमवात। ये ये तो हो सकता है कि वालुका स्वेद जो है, तो अग्नि का मतलब यहाँ स्वेद ऐसा भी ले सकेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। One of my patients had cancer. I had given her Yashti Dashamulakvata. She said her complexion improved beside cancer therapy. So she insisted on continuing the काढ़ा। या वैसे यष्टि मधु एक अहम दवा है, और उसका हम पूरी तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, यही है उद्वेपनचा अर्थ। वैसे शब्दशः करेंगे फिर पढ़ने, या फिर
हाँ, उस प्रकार की संवेदना होना, ये बुद्धीतलं वेट येणे अशा स्वरूपात असं म्हणतात. तसं एक बार डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे गिरवाण लघुकोश में. वायु अग्नि जल सलग वर्णन माझ्या माँ, वो मैं भी सोच रहा था कि बाह्य इस प्रकार का है और इसीलिए महानस में काम करना स्वयंपाक करना, ये अग्नि सेवन हो सकता है और उससे शीत शूल वगैरह का परम हो सकता है. तो ये थोड़ा देखना चाहिए कि जो अग्नि के समीप काम करते हैं उनमें ये आपत्तियां नहीं होती है क्या, ये बीमारियां नहीं, या फिटनेस के नौकर जो काम करने वाले हैं. कधी कधी उन्हात जाणवणारा नाक गळायला लागतं. तो आतप सेवन भी अग्नि सेवन ही है, इसमें संदेह नहीं है. तो इन चीजों का कैसे हम उपयोग करें इसके बारे में सोचना है. वैसे निसर्गोपचार में आतप स्नान जो बताया गया है और उसके क्या क्या फायदे हैं वो एक अलग देखने का तरीका होगा. लेकिन शीत शूलक विपरम ये हो सकता है आतप सेवन से. तो ये नैसर्गिक है बिल्कुल, और इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा. लेकिन जलम स्तंभनीय नाम, स्तंभनीय चीजों में कर्मों में जल श्रेष्ठ है. वैसे अतिसार वगैरह में तो जल का स्तंभन रूप नहीं प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वेद या उष्णता से जहां पे कुछ हो रहा है वहां स्तंभनीय का प्रयोग हो सकता है. केमोथेरेपी और रेडिएशन के दौरान द्रव शीत शीत असरस स्निग्ध इस प्रकार का स्तंभनीय बताया गया है और उसका इस्तेमाल होना, मैंने इसी आधार पर घृत का उपयोग करना शुरू किया. लेकिन हो सकता है पानी भी हम इस प्रकार से उबाल के देंगे निःशुल्क ही षडंग हो जाता इस प्रकार से, वो स्तंभनीय एक्शन उसकी मिल जाएगी. तो शायद उसके बारे में सोचे. वे वैसे भी ज्यादा पानी पीने के लिए बोलते हैं एलोपैथी में, लेकिन स्तंभनीय उस समय चाहिए, स्वेदन बहुत होता है केमोथेरेपी और रेडिएशन से. तो सिद्ध जल का निःशुल्क षडंगोदक ये अच्छा है, और ठंडा करके पिएंगे तो बेहतर रहेगा. मृदभृष्ट लोष्ट्र निर्वापित मुदकम तृष्णाच्छर्य योग प्रशमना. तो मृदभृष्ट लोष्ट्र ये मातीचं ढेकूळ इस प्रकार का, लेकिन थोड़ा कठिन इस प्रकार का होना है ताकि हम उसको गर्म कर सके और फिर पानी में डुबोए. खापर इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, ईंट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ईंट अभी जो बनती है वो काफी उसमें रासायनिक पदार्थ भी होते हैं और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है. तो जब मैं वाड़ा गया था, इको विलेज है इस्कॉन का, तो उन्होंने वर्जन के बिना ईंट बनाने का एक तरीका ढूंढ निकाला था, और वैसे वो उत्तराखंड में प्रचलन में था. डॉक्टर बोरिस करके जो ब्रिटिश साइंटिस्ट था, उसने वहां पे भाई कई मकान इस प्रकार की ईंट से बनाए हैं. तो ये नैसर्गिक तरीका है ईंट बनाने का, और वही उसी का इस्तेमाल करेंगे. तो मृदभृष्ट लोष्ट इस प्रकार का है, वो वर्जित होना है यहाँ पे. तो खापर इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं. निर्वापित मुदकम तृष्णा छर्दी अतियोग प्रशमना. तो तृष्णा या छर्दी का अतियोग अगर है तो उसका प्रशमन करने में ये श्रेष्ठ है. तो कई मरीजों में इसका इस्तेमाल मैंने किया है. एक लागा सिद्ध जल बताते हैं,
या फिर इसमें तरीका ऐसा है कि उसको गर्म करो अग्नि के ऊपर, वो जब तप्त हो जाए तो उसको पानी में डाल दो, फिर से ले लो, फिर से गर्म करो, फिर से डालो। ऐसा 4-5 बार करने के बाद वो पानी थोड़ा गुनगुना गर्म इस प्रकार का हो जाता है, तब वो पानी पीना है और उसमें मृत का गंध आ जाता है। हाँ, तो ये पृथ्वी और जल इन महाभूतों के कारण ऊर्ध्व गति रुक जाती है और अधोगति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि रक्तपित्त में प्रतिमार्गम चारणम रक्तपित्ते विधि थे, उस प्रकार की सर्दी की शांति इससे होती है। तो ये और तृष्णा को भी शांत करने वाला इस प्रकार का है। तो किडनी फेलियर में भी इसका प्रयोग शायद करें कि पानी कम पीने के लिए कहते हैं, तो कुछ लोगों को प्यास ज्यादा लगती है, या ग्रीष्म ऋतु शरद ऋतु है तो प्यास ज्यादा लगती है, तो उसमें तृष्णा प्रशमन करने के लिए ये अच्छा इस प्रकार का है, तो उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। काळ्या माठाचा तुकडा म्हणजे खापर का? काळ्या और लाल कोई भी हो सकता है, भर्जित होना है। तो उसको गर्म करके पानी में डुबो देना, ये बेहतर इस प्रकार का है। उसमें मुझे अंतर पता नहीं चला कि कृष्ण या रक्त इस प्रकार का मटका होता है और मृत पात्र इस प्रकार का होता है, उसमें अंतर क्या है? कृष्ण हो या रक्तवर्ण हो, दोनों का इस्तेमाल होता रहता है। गर्भिणी सर्दी मध्ये वापरता येईल, कर सकेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लागामंड उबाल कर बनाना प्रक्षेप। हाँ, एक मुट्ठी लाचा और 1 लीटर पानी जनरली बताते हैं, 14 गुना पानी, ये जनरली परिभाषा है। तो उबाल कर छान कर ले लेना और उसमें शायद ये मृतिका जो है वो भी गर्म करके डाल देना और फिर पानी छान कर लेना, ये ठीक है। तो गर्भिणी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में। अतिमात्र जसं हे दिलंय ना, तसं माझ्या एका पेशंट मी बघितलंय. म्हणजे स्वर वेगळा सांगायचे, सर्वांचे फास्ट उठवणे कमी पडतात म्हणून ती सर्दी होते, तर तिला दिलेली खूपच सुंदर उपयोग झाला. तर ती ती अवॉइड करायला निघाली. पुलटकर सर की एक केस थी, गर्भिणी सर्दी रुक नहीं रही थी और इसके लिए अबॉर्शन करने के लिए निकली थी, लेकिन गिरीश से फायदा हो गया, सर्दी बंद हो गई। तो दातार गुरु जी का एक कहना है कि गिरीश अग्नि निर्वापक है। जैसे बाहर अग्नि के ऊपर मिट्टी डालते हैं और अग्नि बुझ जाता है, पानी भी डालते हैं, मिट्टी भी डालते हैं, तो उसी प्रकार से ये जाठर अग्नि के ऊपर अगर ये डालते हैं तंडुलोदक, और इसमें क्या अंतर? तंडुलोदक अलग ही है। विषग्न के हिसाब से किया जाता है या प्रदर में दिया जाता है, और ये सर्दी के हिसाब से ज्यादातर है। उद्वेपनाचा एक मीनिंग थरथर कापणे कंप असा होतो। ओके, वेपन का ये अर्थ है, लेकिन शायद उद्वेपन का ये भी अर्थ रहेगा, और जैसे मैंने बताया बैठ लेने, ये इस प्रकार का। वर्त, वर्त का ज्यादा प्रयोग पुरुष के बारे में किया जाता है, लेकिन कठिन मल इस प्रकार का, लेकिन गोलाकार, तो ये वर्त बताते हैं, लेकिन ये उद्वेपना शायद इसके साथ है। बट कैन गिरीज बी टू गुरु एंड कॉज अग्निमाद्य? हो सकता है, लेकिन पण दातार गुरु जी जो इस्तेमाल करते थे गिरीश का, वो बिल्कुल ही छोटी मात्रा थी, करीबन 10-20 मिलीग्राम इतनी मात्रा गिरीश के देते, और उससे भी ये परिणाम मिलता था। ये काफी अजीब बात है कि दातार गुरु की इतनी कम मात्रा में गिरीश का प्रयोग करते थे। और नानल गुरु जी, वैद्य बापू नानल सर,
गिरीश को भावनाएं देते रहते थे अन्य द्रव्यों की, जैसे कि गुरुचिकवाद बना के उसको गुरुची गिरीश को उसकी भावना देते और फिर वो गिरीश इस्तेमाल करे। इसी प्रकार से बाकी क्या देते थे मालूम, ये गुरुजी का तो मुझे मालूम है। और उनका डोज बहुत ही ज्यादा होता था, और फिर भी कोई किसी मरीज की ये कंप्लेंट नहीं रहती थी कि ये बहुत भारी पड़ रहा है। तो एक ही गिरीश दातार गुरुजी के डोज में और इनके डोज में, नानक गुरुजी के डोज में बहुत ही अंतर था। गिरीश क्या होता है? स्वर्ण गैरिक। इसको गिरीश संज्ञा है। गिरीश का एक मतलब शिलागत भी है, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे। स्वर्ण गैरिक जो है और उसकी शुद्धि जो है वो थोड़ा घी डाल के भून लेना है, तो वो शुद्धि हो जाती है, और फिर उसका प्रयोग करना है। ये मुखपाक में भी काफी प्रयोग में आता रहता है। तो तृष्णाच्छेदे अतियोग प्रशमनानाम् अतिमात्राशनम आम प्रदोष हेतुना। अतिमात्राशन ये आम प्रदोष कारणों में सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। अभी इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। रक्त पित्त में भी उपयुक्त है, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊर्ध्व रक्त पित्त के लिए तो फायदा होगा। स्वर्ण गैरिक अवेलेबल आहे का? हाँ, इजीली अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और सस्ता भी है। माझा एमडीचा थीसिस ऑन गैरिक। ओके, टॉपिक क्या था? वसान दुर्वा भावित गिरीज ऑल्सो वर्क्स इन रक्तपित्त। कल्याणी ओवल्स है का? ओके, लेकिन टॉपिक क्या था तुम्हारा? वसा दुर्वा भावित गिरीज ऑल्सो वर्क्स इन रक्तपित्त। ये भी अच्छा है, यो किसी के इस्तेमाल में है क्या? आमाशय व्रण, आंतरव्रण एटसेट्रा मध्ये पण गैरिक उपयुक्त। सही है। खडेवाले वैद्यांच्या पुस्तकात वर्णन आहे की गिरीश पार्थिव असल्याने खूप कमी प्रमाणात वापरावे असं आहे। ये तो सही है, दातार गुरुजी का भी ये कहना था कि ये बहुत कम मात्रा में देना है, लेकिन मैंने नानल के साथ ये देखा है कि वो काफी मात्रा में लवंग गर्भिण्या वमनापहम, ये कहाँ से लिया है? तो अगर रेफरेंस है तो बता देना। तो ये हाँ, पण पार्थिव द्रव्य कमी वापरावे कसं का? अग्नि बंद करते हैं। वो अग्नि को बुझा देते हैं, इसलिए उसको कम ही। पण जल पण कमी वापरावे. तो पाणी पण कमीच प्यायचं। हृदयशरण निदाघाभ्याम पिबेत स्वस्तोपी चालतं। पण म्हणजे पार्थिव द्रव्य म्हणजे आता जी आपण खूप गोड गोड पदार्थ खातो ते पण कमी व्हायला पाहिजे. हो, मधुर मधुर रस हा पृथ्वी और जल महाभूत से बना है, तो वो कम ही खाने हैं। इस गुरु जो है वो कम ही खाने हैं। कोणाचा अग्नी कमी झाला असं बोलायला नाही. आता लोक और लक्षात फिर देत रहता है नाही. आम निर्माण होता इसमें एक अहम चीज है, अतिमात्राशनम आम प्रदोष हेतुना। डायटेटिक्स कोर्स में चिन्मय कुलकर्णी एक छात्र था, और हमने उस समय में एक प्रयोग किया था। फर्स्ट ईयर बीएमएस के स्टूडेंट्स ले लिए थे, उनने 3 बार जलधोती की और फिर आमाशय के साइज का अनुमान लगाया कि करीबन ऐसा महसूस हुआ कि ऑन एन एवरेज 1200 ml इतना उसका साइज होता है। तो चरकोक्ति के अनुसार 400 घन 400 द्रव इतना ही लेना है। क्या वाग्भट के अनुसार 600 घन और 300 द्रव इस प्रकार का लेना है। लेकिन लोगों को कहा गया कि खिचड़ी मूंग दाल और चावल की
तक्र और पानी, इतने तीन ही पदार्थ मिलेंगे, आपको जितना लेना है ले। सभी ने दोनों मिलकर 1125 ग्राम और मिलीलीटर से इतना सेवन किया। और हमारे पास पहला बीवी साठे का था, भाभी साठे का प्रयोग। तो हम वजन करते रहे, किसी का भी वजन 3 घंटों में कम नहीं हुआ, 6 घंटे कम से कम लगे इस प्रकार से। तो इसमें गिरीश के से पाचन होता है, मृत पचत नहीं होते का, गिरीश से पाचन होते का, मृत पचत नहीं असे आहे। ये तो सही है कि उसका पचन नहीं होता है, वो निकल जानी चाहिए अंदर से। और मृत भक्षण जन्य पांडुरोग जो बताया गया है, उसमें भी एक अहम चीज रहेगी। तो जिनको मृत्तिका सेवन की इच्छा रहती है, उनमें भी ये देते रहते हैं, गिरीश देते रहते हैं, या भावित गिरीश इस प्रकार का दे सकते हैं। तो अगर पार्थिव अंश की आपूर्ति हो जाए तो इसकी इच्छा कम हो जाती है, मृत भक्षण की इच्छा कम हो जाती है, ये भी देखा। मैं नहीं तो इसमें गंध प्रधान द्रव्यों का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि गंध द्रव्य पार्थिव होता है। तो अत्तर सूंघना ये बताता हूँ, और मिट्टी का अत्तर भी आता है वैसे, तो सिर्फ वर्षा ऋतु के बाद में मिलता है। तो इसको सूंघने से भी ये इच्छा कम हो जाती है, मिट्टी का सेवन की इच्छा कम हो जाती है। तो गंध द्रव्य पार्थिव होता है, इसके आधार पर इस प्रकार का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, सभी ने ज्यादा ही खाया इस प्रकार से, और यही सिलसिला प्रायः होता रहता है। और अभी जो नैसर्गिक खेती के बारे में बताते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताते हैं कि इस प्रकार हम करेंगे तो ये समूचे समाज के लिए काफी नहीं होगा, उसमें कटौती आ जाएगी। और फिर सभी समाज के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा इस प्रकार से। लेकिन ये झूठ है, ऐसे तो स्थिति है ही नहीं। देर इज सफिशिएंट फॉर एवरीबॉडीज नीड, ये बताते थे। इट कैन नेवर सेटिस्फाई एवरीबॉडीज ग्रीड, ये भी है कि जो लोभी है उनके लोभ को कम करने के लिए उनको पर्याप्त कोई भी चीज नहीं हो सकती। और एक अहम चीज इस प्रकार से रहेगी कि इस प्रकार कम खाने से हमें लगता है कि स्फूर्ति कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, स्फूर्ति बढ़ती है। तो ज्यादा खाना खाएंगे तो स्फूर्ति ज्यादा आएगी, ऐसी तो बिल्कुल कंडीशन नहीं है। आम निर्माण होता है और बाकी बीमारियां। ये कृष्णा जी कोलटकर के बारे में जो लिखा है उन्होंने कि 55 साल में ही उनको रिटायर होना पड़ा। कंपनी के नियम बदल गए, वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो फिर दूसरी कोई नौकरी ढूंढना ये करना चाहिए था। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसा मत करो, आपको ये योग सूत्र पढ़ना है तो आप उससे में जुड़ जाओ। पैसों के बारे में ऐसा है कि मैं एक मुक्त रहूंगी तो पैसे बचेंगे, और फिर हम खर्चा एडजस्ट कर लेंगे। तो इनको रात भर नींद नहीं आई कि मेरे लिए मेरी पत्नी अनशन करेगी एक दफा 1%। तो फिर उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि मैं भी धीरे धीरे एक समय का खाना छोड़ दूं और एक मुक्त रहूंगा इस प्रकार से। और उन्होंने वो कर लिया इस प्रकार से, एक समय का खाना छोड़ दिया धीरे धीरे और एक मुक्त हो गए। तो वो होने के बाद उनका कहना था कि उससे दो तरीके से फायदे हुए।
एक तो मेरी पैसा तो बच गया, ये एक चीज है, लेकिन मेरी स्फूर्ति बढ़ी, मेरा काम का उत्साह बढ़ गया, क्षमता बढ़ी। तो उन्होंने इसमें जिक्र किया था कि एका दगड़ा दोन पक्षी मारने, एक पत्थर से दो पंछियों को मैं मार सका। तो उनके पत्नी ने वो उदाहरण देखने के बाद कहा कि आप इतने योग की पुस्तक लिख रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, और ये हिंसा का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? तो ये हिंसा का उदाहरण बदल दो। तो फिर उन्होंने वो बदल दिया आगे, और एकाकाशात दोन पक्ष्यांचं पोषण करू लागले। आपण ग्रास में दो पंछियों का पोषण उसमें होने लगा, पैकी अन्न से। जसजसे अन्न आत जाईल तसे आमाशय ताणले जाऊन 1200 पेक्षा जास्त मात्रा घेतली जाणे शक्य आहे। ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हो सकेगा ऐसा। तो अनतिगौरव उदरस्य, ये बताया गया है कि ज्यादा गुरुत्व नहीं हो, थोड़ा गुरुत्व तो आएगा लेकिन ज्यादा गुरुत्व नहीं होना चाहिए। और हास्य भाषा संकथा सुखानुवृत्ति, इस प्रकार का लक्षण बताया गया है। शोधनाचा परिणाम म्हणून नैरिकाचे पाचन व शोषण होते असे म्हणू शकतो का? कारण पांडुरंगात हेतू म्हणून मृत्तिका ही अशुद्ध स्वरूपात घेतली जाते। मुश्किल है बताना इस प्रकार से। वैसे ये साक्षात पृथ्वी महाभूत है। वैसे हम पार्थिव द्रव्यों का सेवन करते ही है और उसका पचन होता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मृत्तिका के बारे में जो बताया गया है कि वो स्रोतोरोध इस प्रकार से करती है, और फिर उस स्रोतोरोध के जरिए काफी नुकसान इस प्रकार का हो जाता है, और पांडु खासकर के निर्माण होता है। तो वो अगर टालना है हमें, तो कुछ हद तक ही इसका उपयोग करें, और ये जब उसकी इच्छा कम हो जाएगी तो उसको बंद ही करना है। इसमें एक ऐसा भी ले सकते हैं कि गुरु मधुर इस प्रकार की इच्छा है और उसकी आपूर्ति होना जरूरी है। मधुर स्कंद में घुरते में बुढ़ाक्षर मोचे तो करू शका, ऐसा है तो घुर तो पहला है उसकी। तो मैं लोगों को घुर तो ज्यादा उपयोग करने का भी सुझाव देता हूँ, और उससे भी ये इच्छा कम होती है मिट्टी मिट्टी खाने की। तो पूर्वते ही वृत्तिन दोषा विपरीत समानयो वृद्धाक्षराश्च भूयिष्ठम लक्ष्यन्ते अभिधास्तुनम, ये जो भागवत का कहना है कि नुद्भक्षणात् आतुरस्य लवल्यात् विनिवर्तिनः द्वेष्यार्थं भावितान् कामं दद्यात् दोषनाशने ही चरक पांडु, यात भावित माती खायला सांगितली आहे। ये तो सही है, लेकिन मानव सर इसका इस्तेमाल गिरीश को एक माध्यम के रूप से कर ले। इस सूत्र का हम उस प्रकार का अर्थ ले सकते हैं कि उसको द्वेष निर्माण हो जाए इस तरह से। गुरुची सिद्ध गुरुची भावित गिरीश इस प्रकार के दे देंगे और उसकी रुचि कम हो जाएगी। लेकिन बाकी लोगों में जिसमें दुर्भक्षण की इच्छा है, विशेषतः गर्भिणियों में ज्यादा होती है, लेकिन सभी में होती है, और वैसे खाने की मिट्टी अलग भी मिलती है बाजार में, वो वर्जित इस प्रकार की रहती है। तो उसमें बेहतर है कि गिरीश का प्रयोग करें। और जिस प्रकार से रामज्जको क्षीरम उशीरद्वयम सगंधम अगंधं च गृह्यते, गुरुची पत्र का नहीं, पूरी गुरुची का स्टेम ही ज्यादा महत्वपूर्ण है उसमें, उसका काढ़ा बना के उसकी भावना। तो अगंध उशीर होता है, ये पहली बार मैंने सुना। उसको तो सुगंध होता ही है वास्तव में, देखना पड़ेगा ऐसी कोई वैरायटी है क्या जो उशीर है लेकिन उसमें गंध नहीं है, या फिर कम गंध है इस प्रकार से।
का एक अर्थ कम, ये भी हीन, इस प्रकार का भी बताया गया है। मुल्तानी मिट्टी का ही गर्भिणी खाता, ये सही है। मृत भक्षण की इच्छा, ये एक अहम चीज रहेगी। और फिर इसमें उसकी गर्भिणी में तो उसकी आपूर्ति भी होनी है और उससे नुकसान भी नहीं होना है, ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण। तो मैं अतिमात्रा श्रम की बात कर रहा था। अगर हम समाज को इस प्रकार से शिक्षित करेंगे कि हमारी आमाशय की कैपेसिटी के अनुसार 2/3 ही खाना खा लो, ज्यादा मत खा लो, तो उससे बचत भी होगी और स्वास्थ्य भी सुधरेगा, क्योंकि ये स्वस्थ वृत्त का नियम है वास्तव में, और उसको हम सभी को पालना है। लेकिन लौल्य के वजह से या फिर खत्म करना है इसके वजह से ये होता रहता है, और फिर हम बीमारियों को आमंत्रित करते हैं। एक हमने अभी एक सुना था, चाकण खाता, ये भी सही है। नानल सर, अजून कोणकोणत्या अवस्थांमध्ये भावित गैरिक वापरतात आणि कोणत्या द्रव्याच्या भावना देतात कि फक्त गुळवेल सिद्धच गैरिक वापरतात? मुझे याद नहीं है पक्का, ये शायद नरेंद्र पेंट से या उपेंद्र दीक्षित, इनसे पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, धनंजय कुलकर्णी भी नानल सर का छात्र रहा है, वो भी शायद बता सके और किसी द्रव्यों की भावना देते थे क्या। अत्तर पोटात देता येते का? दे सकते हैं लेकिन नेचुरल होना है। जनरली ये बहुत स्ट्रांग होता है, तो उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार का गुण भी रहेगा, थोड़ा सा तीक्ष्ण तो रहेगा। तो शक्कर के साथ कर सकते हैं। चंदन का भी घीस कर इस्तेमाल करना है तो घी शक्कर के साथ देते हैं, ऐसा है। तो बेहतर है चंदन दे दे, घीस कर चंदन, हाँ, उसका गंध बना के दे दे, ये अच्छा है। तो मैं एक बात बता रहा था कि शाम का खाना जो बनता है वो आदमी कितने हैं, किसको कितनी भूख है, ये सब ध्यान में रखते हुए गृहिणी जो है उसको उतना ही अन्न बनाना है कि ताकि ज्यादा न हो जाए। और ज्यादा हो गया तो वो कैसे फेंक दे, इस दृष्टि से वो खाया जाता है, और वो खाने पर हमें ही तकलीफ होती है, या उस दिन रह गया और दूसरे दिन पर्यूषित हो गया तो पर्यूषित का भी सेवन किया जाता है, ये भी अच्छी चीज नहीं। तो सबसे बेहतर तरीका है ये कम ही बनाओ, थोड़ा कम हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, ज्यादा हो जाए तो तकलीफ है, ये हमें सोचना है। फिर हमने अभी एक वायु करके संस्था है, और बायोगैस निर्माण करते हैं। तो जो हमारा कूड़ा कचरा, जो वेस्ट फूड इस प्रकार का है, वो उसमें डालेंगे तो उसमें मीथेन गैस बनता है, और उस गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने के लिए। तो अगर 10 कुटुंब है तो उसमें से एक कुटुंब का पूरा गैस बन सकता है, उसके लिए जितना पर्याप्त चाहिए खाना पकाने के लिए। अगर एक ही कुटुंब इस्तेमाल कर रहा है तो 1 दशांश इतनी हमारे जो गैस है, जो हम बाहर से लाते हैं, खरीदते हैं, उसकी बचत हो सकती है, ऐसा है। तो उसका एक कहना था कि अगर हमारे घर में खाना शेष रह जाता है तो जबरदस्ती खाना पड़ता है। तो इस प्रकार का अगर आपके पास यंत्र है कि जो मीथेन में उसको परिवर्तित करे,
तो आप शौक से ऐसा कर सकते हैं कि ठीक है, जो खाना शेष रहेगा वो उन जीवों के लिए दे देंगे जो माइक्रोब्स वहां पे है जो जिसका वो पचन करके उसके मीथेन गैस बनाते हैं, उसमें दे देंगे। या रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो इस प्रकार का खाना रह जाता है, लोग छोड़ जाते हैं खाने में तो वो फेंकना ही पड़ता है वास्तव में। आधा अधूरा खाया है वो फेंकना ही पड़ता है, तो कहाँ पे फेंके? तो ये बेहतर ऑप्शन है कि इस प्रकार का संयंत्र लगाए वायु और मीथेन गैस बनाए और फिर उसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए करे। उनकी भी बचत हो जाती है और ये वेस्टेज जो है फूड का, उससे भी राहत मिलती है। तो ये एक अच्छा तरीका है। अभी हम सोच रहे हैं कि उसको खरीदे, 24,000 उसकी प्राइस है, पुणे में ही अवेलेबल है। गरमिणीत माती इत्यादी खाण्याची इच्छा का होते? पार्थिव तत्व की कमी होने के कारण। पण त्याचा So, अर्थ काय? पार्थिव तत्व कमी म्हणजे शरीर में उसकी कमी है इसलिए हाँ, चंदन गोली करता हूँ। लेकिन गोली करके क्या करते हैं आगे? वो चंदन लगाते हैं लोगों देवों को गंध के रूप में, उसको भीतर लेने का मुझे तो पता नहीं है इस प्रकार से लेकिन सोच सकेंगे। मैं सुभाष पालेकर जी को जब मिला था तो वो बोल रहे थे, वो 75 साल के ऊपर है, कि वो दो दो रोटी खाते थे, सुबह शाम ज्वार की रोटी और उसके साथ सब्जी दाल वगैरह। तो उन्होंने कह दिया कि मुझे लगता है कि मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, मैं अभी एक एक रोटी करने वाला हूँ पहले तो 4 दफा खाना खाते थे, 2 ब्रेकफास्ट और 2 समय खाना। 2 ब्रेकफास्ट छोड़ दिया उन्होंने, फिर 2 समय खाना खा रहे थे, 2 रोटी खा रहे थे। और उस समय मुझे बोल रहे थे कि अब मैं ये भी कम करने वाला हूँ, एक एक रोटी काफी है मेरे लिए, तो उतना ही ले लूंगा। तो इस प्रकार से अगर बचत होगी तो एक अहम चीज रहेगी कि हमारी भी सेहत सुधरेगी। ये एक चीज है। अन्न का बंटवारा भली भांति हो पाएगा। और फिर भी अगर उसमें दिक्कत आती है कि अन्न को फेंक देना है, तो उसके बेहतर है कि उसका इस प्रकार से वायु में कन्वर्जन, अन्य जीवों को वो खाने के लिए दे दो, उनका अन्न वो बने और वो वायु का इस्तेमाल हम गैस बनाने के लिए करेंगे और जलाएंगे उसको। तो जो नेचुरल वायु हम पा रहे हैं निसर्ग से, ये तो टिकने वाला नहीं है। कुछ वर्षों के बाद इसकी उपलब्धि नहीं रहेगी, तो ये और ढूंढते रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मी घेतले होते चंदन गोळी ओके, तो चंदन के गुणधर्म उसमें आ जाएंगे, ऐसा है। दाह शमन होते, ये तो सही है, उसमें कोई चंदन दाह शमन करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हमें पर्यावरण का भी संरक्षण हो, सभी के लिए खाना पर्याप्त इस प्रकार का हो। तो हमारे यहाँ दो तरीके की समस्याएं हैं। एक श्रीमंत वर्ग है जो अति संतर्पण आहार ले रहा है और उसके जरिए बीमार हो रहा है, और एक बहुत गरीब मजदूर वगैरह इस प्रकार के हैं जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिल रहा है और इसी के कारण वो बीमार हो रहे हैं। तो इसका अंतर कैसे मिटाएंगे ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो खेती अगर भली भांति बनेगी और ये वाजबी दाम पर अच्छा खाना उपलब्ध हो जाए सभी जगह। अभी पूना की परिस्थिति काफी गंभीर है। पूना बहुत ही महंगा है हम गुजरात में गए थे, वेरावल के नजदीक एक होटल में हमने खाना खाया।
और हम 15-20 लोग थे और काफी भरपेट खाना खाया, रोटी सब्जी दाल सब सब खाया और सब मिलकर बिल 1100 रुपया हो गया। तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ, हम इसी प्रकार का खाना अगर पूना में खाते तो कम से कम 3500-4000 रुपये बिल हो जाता। तो इतना महंगा क्यों है, ये भी एक सोचने की चीज है। तो मुनाफा कमाना है तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार से जो किया जाता है उसके बारे में थोडा सोचना पडेगा। माझा पण अनुभव असाच आहे की रोज रोज कमी खाल्ले तर 20 दिवसानंतर मग ते कमी केलेल्या क्वांटिटी मध्ये समाधान व्हायला लागतं। ये भी सही है, उसमें समाधान होना एक जरूरी है और समाधान नहीं होता है तो फिर ये तकलीफ वाली बात होती है। रुजुता दिवेकर का जो कहना है धीरे धीरे खाना खाए और उसको भली भांति उसकी टेस्ट लेते रहे तो उससे समाधान होता है और फिर खाना कम हो जाता है और फिर वजन कम होता है। तो इसमें इस चीज का ध्यान रखे और जितना जरूरी है उतना ही खाए, उससे थोड़ा कम खाएंगे तो चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं खाना है। और ये जो बात रहती है हमारे मन में कि वो फेंक कैसे दे, अन्न का त्याग नहीं करे इस प्रकार, ये पाप है, पाप कर्म है इस प्रकार से। तो अभी ये भिखारी भी नहीं रहे थे, पहले जमाने में शाम को भिखारी आते थे और उनको दान दे सकते थे, अभी ये भी नहीं है पॉसिबल। तो उसको फेंक ही देना पड़ता है, अगर हम खुद नहीं खाएंगे तो फेंक ही देना पड़ता है। तो ये वायु का ऑप्शन ज्यादा अच्छा है। और गृहिणियों का ये होता है कि कम नहीं होना चाहिए। गृहस्थ धर्म में एक इस प्रकार का नियम होता है कि अगर अतिथि हमारे घर पे आए हैं तो अतिथियों के लिए पर्याप्त होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि कम उन्हें मिले इस प्रकार से। तो इस दृष्टि से खाना ज्यादा बनता है और वो खत्म नहीं होता, और खत्म नहीं होता तो खा लेते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है, ऐसा है। गर्भ शरीराची जडणघडण चालू असते, मानवी शरीर पार्थिव आहे, मातेच्या शरीरातील पृथ्वी वापरली जाते, पुत्रगर्भ असेल तर ही गरज तुलनेने अधिक राहील म्हणून मृत इच्छा अधिक असेल, यावरून ही पुत्रगर्भाचे निदान करता येईल। आतिश ने फिर मनोज फिरोदिया का है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये तो सही है कि पार्थिव द्रव्यों की आपूर्ति होना जरूरी है और उस हिसाब से पृथ्वी महाभूत की इच्छा होती रहती है, लेकिन पुत्रों में ज्यादा और औरतों में कम, कन्या में कम, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। गर्भिणीला आंबट पदार्थांची सुद्धा इच्छा होते, माती खाण्याची इच्छा, हे सर्व वाढत्या गर्भाच्यामुळे शरीरातील सर्व तत्वांची कमतरता। तो अम्लेष्टता जो है, रक्तेंद्र शिश्र प्रीति, ये रक्त के क्षय के बारे में बताया गया है। तो कुछ लोग इसका ऐसा भी अर्थ लेते हैं कि अम्ल और शिशिर इस प्रकार की प्रीति हो तो रक्त की आपूर्ति होने के हिसाब से इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है। और अभी हीमोग्लोबिन एक मायना रखता है कि हीमोग्लोबिन कम है तो उसके बारे में, आयरन कैल्शियम प्रोटीन। इसमें मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाना पकाने के लिए, उसको एक अलग टेस्ट भी आ जाती है और पृथ्वी तत्व या जो इस प्रकार के एलिमेंट्स हैं उसकी आपूर्ति इसमें हो जाती है, ऐसा है। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट का परीक्षण करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, तो काफी में कमतरता दिखाई देती पण है। मग त्याच्यातच शिजवलं तर भूक कमी नाही होणार का? मला नहीं वाटत है भूख कमी हुई। मृतिका का संस्कार हो जाएगा लेकिन भूख कम होगी उससे, ऐसा नहीं लगता है। तो मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये काफी अच्छा है। कम से कम चावल वगैरह ऐसा कुछ मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे तो
मिट्टी के इसकी आपूर्ति हो जाएगी, इच्छा की आपूर्ति हो जाएगी. हंगर इज बिकमिंग ए रिक्वायरमेंट बाय द ब्रेन इंस्टेड बाय द स्टमक. पैनिक ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग इज इंक्रीजिंग. ये भी सही है. हम खाना क्यों खाते हैं, इसमें ये भी एक स्ट्रेस है और इसके जरिए खाना खाते हैं क्योंकि माइंड को कहीं पे एंगेज करना है और आसान तरीका है कि खाते रहो, तो माइंड थोड़ा उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वैसे खाने का भी आनंद लेते हैं, ऐसा है. और खास करके जंक फूड, फास्ट फूड इसमें खाया जाता है और टीवी देखते देखते खाना, इस प्रकार का भी प्रचलन में है. तो फिर उसमें समाधान नहीं होता है. क्या खाते हैं, कितना खा रहे हैं, ये कुछ पता नहीं चलता इस प्रकार से. और फिर आम ही बढ़ता है, इसमें शरीर का पोषण नहीं होता, आम ही बढ़ता है. मला असेच वाटते. पण मी पक्ष्यांना देते. दिवसभर पक्षी येतात आणि खातात. ये भी अच्छा तरीका है, पंछियों को देना इस प्रकार से. और हम पहले इसमें दर हर अमावस्या को पितरों को चावल और दक्षिणा इस प्रकार के अर्पण करते रहते हैं. तो पहले वो दक्षिणा और ये सब मंदिर में जाकर रखने का वगैरह इस प्रकार का प्रघात होता था. ये काफी मुश्किल हो जाता है ध्यान में रखते हुए उसको लेके जाना वगैरह. तो अभी हम थोड़ा ही चावल लेते हैं और वो पंछियों को दे देते हैं. तो ये भी अच्छा तरीका इस प्रकार का है. खास करके ग्रीष्म ऋतु में इस प्रकार के लिए पंछियों के लिए पानी रखना किसी कटोरी में, थोड़ा गैलरी के यहाँ, ये भी अच्छा काम होता है. ये थोड़ा इस प्रकार का खाना, थोड़ा इस प्रकार का पानी, ये अच्छा है. ओल्या कचऱ्यापासून कचऱ्यापासून पण मिथेन गॅस बनतो का, की फक्त शिजवलेल्या अन्नापासून मिथेन गॅस बनतो? दोनों से बनता है. तो जो हमारा वेस्ट है, सब्जी तैयार करते समय जो वेस्ट अलग हो जाता है, तो उस वो भी डाल सकते हैं और पक्वान्न भी उसमें डाल सकते हैं, ऐसा है. व्हाट डू यू रिकमेंड टू गर्भिणी फॉर आयरन डिफिशियंसी? लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना है सबसे आम. हम सभी को सुझाव देते हैं कि लोहे की कढ़ाई में ही दाल या सब्जी बनाओ, तो इससे हिमोग्लोबिन अच्छा बढ़ता है. मातीच्या भांड्यात ड्युरेबिलिटीसाठी काही केमिकल वापरत असावे का? पॉसिबल है. पहले जमाने में मिट्टी का बर्तन जो बनते थे वो चूल्हे पर इस्तेमाल करने के लिए बनते थे. वो अगर हम गैस पे रखेंगे तो वो फूट जाते हैं. तो इसमें शायद कुछ कोटिंग है कि जो इसमें फूटते नहीं है अभी. तो मालूम नाही. माठ बनवताना हल्ली केमिकल मिसळतात काळा रंग चांगला येण्यासाठी. तो पॉसिबल है. तो हमें ये सोचना है कि उसमें नैसर्गिक तरीके से वो कैसे बने, इसके बारे में सोचेंगे. आई हैव बीन यूजिंग मौक्तिक कामदुघा एंड लघु सूतशेखर इन गर्भिणी छर्दी एंड मृदभक्षण जन्य पांडू इच्छा. अच्छा. मृदभक्षण असल्यास लघुमालिनी वसंत ने पण काम होते, प्रोवाइडेड पित्त डोमिनेंस इज नॉट देयर. वैसे कलखापरी उसमें है. लघुमालिनी वसंत है, स्वर्णमालिनी वसंत है, इस प्रकार में. मधुमालिनी आणि लघुमालिनी वसंत आर बैलेंस्ड कफ which take care of this पार्थिव भाव requirement in pregnancy. तो शुरू के 3 महीने में लघुमालिनी और आगे के 3 महीने में मधुमालिनी और उसके अंत में स्वर्णमालिनी, इस प्रकार का प्रचलन है.
बेंगलोरला वेगळी भांडी मिळतात. शायद यहाँ पे जो आरती संस्था है करवे की, वहाँ ये केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता होगा. एक बार जाकर पूछना चाहिए. सिर्फ केमिकल यूज नहीं होता, वो जो बर्तन इससे बनाते हैं ना, उनको पकाने की विधि अलग है. उसको ज्यादा हीट करते हैं. उसको क्या करते हैं? ज्यादा हीट ज्यादा करते हैं सर. इसको पकाते हैं ना बर्तन, उसको ज्यादा हीट करते हैं ऐसा बोल रही है. केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन एक बार पूछ के समझ ले. देखा है तुमने? ठीक है. मृतपात्रामध्ये अन्न केल्यास किंवा खाल्ल्यास दारिद्र्य येते असा संदर्भ आला आहे. लेकिन ये कहाँ पे है ये एक बार बताए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वर्ण पात्र रजत पात्र का भी बताया गया है और मृत पात्र भी बताया गया है. ऐसा नहीं है कि मृत पात्र नहीं करना है, ऐसा आयुर्वेद में तो निर्देश नहीं है. ये शायद धर्मशास्त्र से होगा दारिद्र्य के बारे में, लेकिन अगर संदर्भ मालूम है तो बताओ. Ferrous oxide is used to give back black color. Ideally, food should be consumed after making in hot time. वो उष्ण मछलियाँ जो है कि खाना गरम गरम ही खाना है, तो जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता तब तक खा लेना. अभी ज्यादा प्रचलन जो है वो सुबह की रोटी दाल सब्जी ये शाम में भी इस्तेमाल में लाई जाती है. पहले जमाने में जब सिर्फ गृहिणी घर पे रहती थी, उनका कुछ कार्य वगैरह इस प्रकार का नहीं रहता था, करियर नहीं रहता था, तो 2 दफा खाना बनता था. अब ये काफी दूर गया है इस प्रकार से. जहां तक हो सके ताजा खाना बनाइए, यही बेहतर इस प्रकार से है. और दोनों समय ताजा खाना बनाए और उसको वो गर्म है वो ठंडा होने से पहले ही उसको उपयोग करें. शहरात कबूतर खूप आहेत, हे इतर पक्ष्यांना वाढू देत नाही. लेकिन इसमें पर्पज है. कबूतर को जो खाना खिलाते हैं वो चाहते हैं कि कबूतर का मांस खाए. इसलिए उस दृष्टि से वो खाना खिलाते रहते हैं. कबूतर आते रहते हैं, कुछ कबूतरों को मारते रहते हैं और वो खा लेते हैं. ऐसा है, ये दान धर्म नहीं है उसमें. तो ये शायद परिस्थिति हो सकती है कि वो ज्यादा दूसरे पक्षियों को बढ़ने नहीं देते इस प्रकार से. वी हैव वैरायटी ऑफ मेडिसिन फॉर मृतभक्षण पांडु उड़ुची सत्व कैन बी यूज्ड. वो अलग चीज है. ये एक माध्यम के रूप में गिरीश का इस्तेमाल नाना सर करते थे और मैंने सिर्फ जानकारी के लिए बताया है. मैं ऐसा नहीं सुझाव दे रहा हूँ कि वही करे वगैरह वगैरह इस प्रकार का. लेकिन लोगों ने जो किया है जो मुझे मालूम है उतना ही मैंने बताया. धर्मशास्त्र आणि आयुर्वेद शास्त्र मध्ये कॉन्ट्राडिक्टिंग गोष्टी आल्या असतील तर काय करावे सर? जर कॉन्ट्राडिक्टिंग हमें आयुर्वेद की दृष्टि से ही जाना है, ये बेहतर है. जहां तक हो सके कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी है. माझ्याकडे आहेत ती भांडी, त्यात अन्न शिजवल्यावर 24 आवर्स खराब होत नाही असा रिसर्च वाचला होता. बेंगलोर वाले तुम बता रहे हैं. सौराष्ट्र मृत्तिका वापरण्यात आहे का? गृहिणी चिकित्सा कल्पात घटक म्हणून आला आहे. काळी माती म्हणतात का? ये भी मालूम नहीं है. गृहिणी चिकित्सा में कहाँ पे आई है सौराष्ट्र में. लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ की गुजरात की मिट्टी ज्यादा अच्छी है. तो अगर मिट्टी के बर्तन बनाने हैं तो हाँ काळी मातीत असेल ना? नहीं माहिती. काळी किंवा लाल दोन्ही है. खारी असेल. हाँ ठीक है, मालूम नहीं. ठीक है, अभी यहाँ पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्.
विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् माध्याह्न समय सार्धत्रिवादनावसरे योगसूत्रों के लिए और योगसूत्र मिलेंगे, योगसूत्रं पठामः। झालं ना काल? आज पण आहे ना.